बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ करता था, परंतु फिर एक पक्षी के वहाँ आने से वह पूरा जंगल सूख गया। एक दिन एक कौवा जिसका नाम कालू था, वे दूसरे जंगल से आता है और सुंदरवन जंगल के एक पक्षी से मिलता है। मेरा नाम कालू कौवा है और मैं पक्षीपुर जंगल से आया हूँ। मैंने यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज मैं इतनी खूबसूरती और सुंदरता देखकर एकदम मोहित ही हो गया। यही तो बात है हमारे जंगल की, यहाँ का वातावरण एकदम साफ और शुद्ध है, तभी तो हमारा जंगल इतना ज्यादा सुंदर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पहले मैं पक्षीपुर जंगल से यहाँ पर सिर्फ घूमने आया था, परंतु यहाँ घूम घूम के अब लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन रह ही जाना चाहिए और यहाँ की सुंदरता को और गौर से देखना चाहिए। अच्छा, आप पक्षीपुर जंगल से आए हो। मैंने सुना है वहाँ के पक्षी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और आप भी मुझे देखने में पढ़े लिखे ही मालूम होते हो। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, परंतु मैं इस जंगल में रुककर अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें आके बताऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे काम में साथ देना होगा। अरे कौवे भाई, बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है। आप हमारे जंगल में आए हो, आप हमारे मेहमान हो, मैं आपका हर काम में साथ दूंगा। कालू कौवा चाहता था कि उस जंगल का भी विकास हो जाए और वो जंगल भी बदलकर एक मॉडर्न जंगल जैसा हो जाए। इसीलिए कालू कौवे ने उस जंगल में रुक के उस जंगल का पूरा नक्शा बनाया था, ताकि वो उस जंगल को पूरा मॉडर्न कर सके। फिर जब कालू कौवे का काम पूरा हो जाता है तो वे नक्शा लेकर सोनू चिड़े के पास पहुंचता है, परंतु सोनू चिड़ा कुछ पक्षियों की बातें सुन रहा था। अरे वाह, ये सोनू चिड़ा तो बहुत काम का पक्षी है। लगता है इसकी जंगल में बहुत चलती है। सभी पक्षी इसको अपना मसला बता रहे हैं और ये सभी को उसका हल बता रहा है। फिर कालू कौवा जहाँ सभी पक्षी खड़े थे वहीं पर चला जाता है। अरे कालू भैया, आप आइए आइए। पक्षियों, ये हमारे कालू भैया हैं। पक्षीपुर जंगल से आए हैं, जहाँ सब पढ़े लिखे पक्षी होते हैं वहाँ से, और इन्हें हमारा जंगल बहुत पसंद आया है, इसीलिए ये यहीं पर रह रहे हैं। पक्षियों, आपका जंगल बहुत सुंदर है, परंतु हमें इस जंगल के विकास के लिए काम करना होगा। मैं इतने दिन से इस जंगल में इसीलिए रुका हुआ था ताकि मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ जान सकूं। एक बार इस जंगल का विकास हो गया तो सभी पक्षियों को हर चीज की सहूलत होगी और ये जंगल सुंदर भी और ज्यादा हो जाएगा। पक्षियों, मुझे लगता है कालू भाई सही कह रहे हैं, हमें इस जंगल की तरक्की के बारे में भी सोचना चाहिए। पक्षियों, अगर आप सब कहते हो तो कल से ही हम दोनों मिलकर इस जंगल के विकास पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे कालू कौवा सभी पक्षियों को बहला फुसला कर उनसे परवानगी ले लेता है। अगले ही दिन से जंगल के अंदर जंगल के सारे पेड़ धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। उस कालू कौवे ने तो बोला था कि जंगल का विकास करेंगे, परंतु ये तो हमारे जंगल को बर्बाद कर रहा है। जो हमारे पेड़ हैं उनको ही काट रहा है। अरे, यही तो चाइलों वाली सोच है तुम जैसे पक्षियों की, तभी तो हमारा जंगल तरक्की नहीं कर पाता। वो पढ़ लिख कर आया है, जो भी कर रहा होगा सोच समझ के ही कर रहा होगा, उसे करने दो। ऐसे कालू कौवा धीरे धीरे उस जंगल के सारे पेड़ों को काट देता है। पूरे जंगल में सीमेंट की जमीन और सिर्फ पक्के घर ही नजर आ रहे थे। जंगल की असल खूबसूरती अब कहीं खो चुकी थी। ऐसे जंगल का विकास होने के कुछ समय बाद कालू कौवा तो वापस अपने जंगल चला जाता है, परंतु सुंदरवन जंगल के पक्षी अब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस जंगल का वातावरण अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। पक्षियों, हमने बहुत बड़ी गलती की जो उस कालू कौवे की बात मान के इस पूरे जंगल का विकास करवा दिया। विकास के नाम पे उसने यहाँ पर सीमेंट की जमीन बना दी और पक्के घर बना दिए। इस जंगल में अब एक भी दरख्त नहीं बचा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब तो इस जंगल में सांस लेना भी मुहाल हो गया है। मेरा तो दम घुटने लगा है। अरे पक्षियों, चिंता मत करो, ये जंगल दोबारा से ठीक हो जाएगा। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हम फिर से पेड़ पौधे उगाएंगे और पेड़ पौधे आराम से उग जाएंगे। सोनू चिड़े,
तुम तो बोलो ही मत, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। ना तुम उस काले कौवे की बात मानते, ना ये सब कुछ होता। और उपजाऊ जमीन पहले थी इस जंगल की, अब नहीं है। सिर्फ ये सब कुछ सीमेंट है, इस पर पेड़ पौधे कभी नहीं उगेंगे। मीनू चिड़िया, तो फिर हम क्या करें? अपने जंगल को कैसे ठीक करें? ऐसे इस तरह से इस जंगल में रहना तो अब आसान नहीं है। पक्षियों, आप सब चिंता न करें, मैं आज शाम को बूढ़ी कौवे के पास जा रही हूँ। उनके पास इस चीज का जरूर कोई न कोई इलाज होगा। फिर शाम होने से पहले पहले मीनू चिड़िया निकल जाती है और शाम होने तक मीनू चिड़िया बूढ़ी कौवे के पास पहुँच जाती है। तुम सभी ने अपनी कुल्हाड़ी से अपने ही पैर पे वार किया है। अब भुगतो। अब तुम्हारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, जहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से उग जाएं। अब तुम्हारे जंगल का कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ी कवि, कृपया मदद कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए। हम सब पक्षी अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा से यहीं पर रहना चाहते हैं और अपने जंगल को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये लो, ये एक मिट्टी से भरी हुई तावीज है। इस तावीज को ले जाकर अपनी पक्की सीमेंट की जमीन में गाड़ देना। फिर सुबह होने पर तुम्हारे जंगल में एक मिट्टी का पेड़ उग जाएगा। उस मिट्टी के पेड़ से तुम जितनी मिट्टी निकाल कर भी पेड़ पौधे उगाओगे, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और एक वक्त बाद तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। जी बूढ़ी कवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी जाकर इस ताबीज को जमीन में गाड़ देती हूँ। मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस ताबीज को वहाँ से ले जाकर जंगल के बीचों बीच गाड़ देती है। फिर अगले दिन जब सभी पक्षी जमा होकर देखते हैं तो जंगल में एक मिट्टी का बड़ा और विशाल सा पेड़ उगाया था। पक्षियों, बूढ़ी कवि ने कहा है कि सभी इस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाकर अपने घरों में और आसपास उस मिट्टी से पेड़ पौधे उगाओ। मीनू चिड़िया, परंतु इस मिट्टी से पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? हमारी जमीन तो सीमेंट की है। तोते, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी से अगर तुम पेड़ पौधे उगाओगे तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से सभी काम से लग जाओ। फिर क्या था, सभी पक्षी उस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर हर जगह पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। कुछ ही समय में जंगल के पक्षी उस पूरे जंगल में बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। पक्षियों, हमने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी जैसा ऊपर वाला चाहे, हमें अब इंतजार करना होगा। फिर काफी महीने गुजरने के बाद पक्षी देखते हैं कि उनके पेड़ पौधे जो उन्होंने लगाए थे वो अब काफी बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे उस चमत्कारी मिट्टी की वजह से उनके जंगल में दोबारा से दरख्त ही दरख्त भर जाते हैं और उनका पूरा जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। पक्षियों, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो मेहनत करी थी सब हमारे सामने है। हमारा जंगल दोबारा से हरा भरा हो गया और वापसी इसकी खूबसूरती लौट आई। अब तो यहाँ का वातावरण भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा हो चुका है। जंगल के ठीक होने पर सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु सोनू चिड़िया थोड़ा सा उदास था। पक्षियों, मीनू चिड़िया, आप सभी मुझे क्षमा कर दो। मेरे ही कारण ये जंगल पूरा खराब हो गया था, परंतु मीनू चिड़िया की मेहनत से ये जंगल आज दोबारा हरा भरा हो गया है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। सोनू चिड़े, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। परंतु ख्याल रखना, आइंदा से किसी पक्षी की बातों में आकर अपने जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाना। ऐसे उस जंगल में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और सभी पक्षी दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक जंगल में सोनू चिड़े का परिवार रहा करता था। सोनू चिड़ा एक मिस्त्री था और वो अपने काम में बहुत मेहनत करता था। अभी कुछ दिन पहले ही सोनू चिड़े की बेटी गुड़िया की शादी तय हुई थी। सोनू, अब तो साल भर में हमारी बेटी गुड़िया की शादी है। इसकी शादी के बाद हमारा ये घर कितना सोना हो जाएगा। पापा, आपने कुछ महीनों के अंदर ही मेरी शादी रख दी है, परंतु इतने कम वक्त में आप सब कुछ संभाल तो लेंगे ना? हमें तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी
और आपका काम तो कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। अरे गुड़िया बेटा, ये सब बातें तुम्हारे पापा के सोचने की हैं। तुम ये सब बातें नहीं सोचो और बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस खुशी से शादी की तैयारियां करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अपने पिता से ऐसा सुनने के बाद गुड़िया अपने कमरे में चली जाती है। सोनू, आपने गुड़िया का दिल रखने के लिए तो कह दिया कि सब कुछ कर लेंगे आप, परंतु मैं जानती हूँ आपके हालात अच्छे नहीं हैं। आपका काम भी इतना तेज नहीं चल रहा, फिर आप सब कुछ कैसे करेंगे? तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, मैंने ये कह तो दिया कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु पूरे जंगल के पक्षी भी अगर मुझे अपने सारे काम दें तब भी गुड़िया की शादी में कुछ ना कुछ पैसों की कमी तो पड़ ही जाएगी। सोनू, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप इस जंगल में उल्लू सेठ के पास जाइए। मैंने सुना है वे सभी पक्षियों को उधार देते हैं और उनके पास काफी धन है। हो सकता है वो हमारी बेटी की शादी के लिए हमें भी कुछ पैसे उधार दे दें। तुम ठीक कह रहे हो मीनू चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। उल्लू सेठ के पास जाता हूँ और उनसे ही कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। वो भले पक्षी हैं, क्या पता मेरी कुछ मदद कर दें। फिर सोनू चिड़ा उल्लू सेठ के पास जाने के लिए निकल जाता है। उल्लू सेठ, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, अब तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु अब तुम जो बात बताने वाले हो उसे सुनकर कुछ ठीक रहता है या नहीं इसका मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो बता दो किस काम से आए हो। उल्लू सेठ, आप तो जानते हैं मेरी बेटी गुड़िया की शादी बस कुछ ही समय में है। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। मैं बस इसी चिंता में हूँ कि इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ। तभी मैं आपके पास आया था कि अगर शादी में मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे सकते हैं। अरे नहीं भाई, मेरे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा है जहाँ से पैसे तोड़ तोड़ कर मैं तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं। अच्छा ठीक है उल्लू सेठ, परंतु अगर जंगल में किसी भी पक्षी को मिस्त्री का काम पड़े तो आप उन सबके सारे काम मुझे दिलवाइएगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, जंगल में किसी भी पक्षी को अगर मिस्त्री का काम होगा तो मैं उसका काम तुम्हें ही दिलवा दूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है उल्लू सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अरे मैं कोई इतना बड़ा मूर्ख हूँ जो जंगल के सही पक्षियों के काम इसको दिलवा दूँ? ऐसे तो काम कर करके ये जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और मुझे भी पीछे छोड़ देगा। परंतु अगर मैंने इसे जंगल के सभी पक्षियों के काम दे भी दिए तब भी ये सभी के काम तो कर सकता ही नहीं है, क्योंकि ये किसी एक पक्षी का काम तो नहीं है। अरे मैं भी क्या इस फजूल मिस्त्री के बारे में सोचे जा रहा हूँ, जब जो भी होगा देख लेंगे। सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया के पास आकर उसे सारी बातें बताता है। सोनू चिड़े, मुझे लगता था कि उल्लू सेठ हमें कुछ पैसे देकर हमारी मदद कर देंगे, परंतु यहाँ तो उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ मीनू चिड़िया, आप क्या कर सकते हैं, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ही सब कुछ करना होगा। परंतु सोनू, आप अकेले पूरे जंगल के पक्षियों का काम कैसे करेंगे? ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे अब हिम्मत करनी होगी। कल से मैं सुबह ही सुबह अपनी दुकान पर जाऊंगा और अब से दिन रात मेहनत करके खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। सुबह हो जाती है, सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर आ जाता है। सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखा था कि सभी पक्षी कृपया करके अपना सारा काम मुझे ही दें, क्योंकि कुछ समय में मेरी बेटी की शादी है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे थे, वे उस बोर्ड को पढ़कर अपना सारा काम सोनू चिड़े से ही करवाते हैं। सोनू चिड़ा अकेले ही अब दिन रात जंगल के सभी पक्षियों का काम दिल लगाकर करने लगता है। दिन रात मेहनत करके सोनू चिड़ा इतने पैसे जमा कर रहा था कि वे अपनी बेटी की शादी अच्छे से करा सके। परंतु ये बात जंगल के उल्लू सेठ को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। अरे ये सोनू चिड़ा ऐसे ही काम करता रहा तो ये तो कुछ दिनों में ही मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सारी गलती इस जंगल के पक्षियों की है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझते हैं। उस घटिया से मिस्त्री पे तरस खाकर अपना सारा काम उसी से करवा रहे हैं और वो सोनू चिड़ा खूब पैसे कमा रहा है।
अब मैं इन जंगल के पक्षियों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर क्या था, उल्लू सेठ रात के समय जंगल में निकल जाता है और पक्षियों के घरों में एक एक करके आग लगाने लगता है। परंतु तभी सोनू चिड़े को सपना आता है। जागो जागो सोनू चिड़े जागो, तुम्हें इस जंगल की आपातकाली घंटी को बजाना होगा। सोनू चिड़ा अपनी नींद से चौंक कर उठ जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा सपना देख लिया मैंने। लगता है ये कोई संकेत है। मुझे जंगल के सभी पक्षियों को सतर्क करना होगा। फिर सोनू चिड़ा फौरन से जाकर जंगल की आपातकाली घंटी को जोर जोर से बजाने लगता है। अरे ये घंटी किसने बजा दी इस समय? अब जंगल के सभी पक्षी अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और अपनी अपनी आग बुझा देंगे। उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे जंगल के सभी पक्षी उस घंटी की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर आते हैं और उस आग को पानी से बुझा देते हैं। सोनू चिड़ा सभी पक्षियों के पास जमा होता है और सभी को बताता है कि उसने सपने में देखा था कि उसे घंटी बजानी है। परंतु तभी वहाँ एक जादुई परी प्रकट होती है। सोनू चिड़ी, मैं ही वो जादुई परी हूँ और मैं ही तुम्हारे सपने में आई थी। मैंने ही तुम्हें कहा था कि सभी पक्षियों को घंटी बजाकर सतर्क कर दो। हाँ, तुम ही हो, तुम ही वो जादुई परी हो, तुम ही मेरे सपने में आई थी। पक्षियों, दरअसल आपके जंगल में एक ऐसा दुष्ट पक्षी है जो आप सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसका नाम है उल्लू सेठ। वो आप सभी के घर में आग लगा कर गया था, परंतु अब मैंने अपने जादू से उस उल्लू सेठ को बंदी बना लिया है। सोनू चिड़ी, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और तुमने मेरी बहुत मदद भी की है। बस इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक उपहार देना चाहती हूँ। तभी जादुई परी सोनू चिड़े पर जादू करती है और उसी समय सोनू चिड़े के एक पंख की जगह 4 पंख आ जाते हैं। सोनू चिड़े, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी सेहत खराब ना हो, इसीलिए अब तुम इन सारे पंखों से काम कर सकते हो और अब तुम थकोगे भी नहीं। जादुई परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये चारों पंख मुझे अब बहुत काम आएंगे। फिर जादुई परी उल्लू को अपनी दुनिया में लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन से सोनू चिड़ा अपने चारों पंखों से बहुत आसानी से सभी का काम करने लगता है और उसको बिल्कुल भी थकन नहीं होती। ऐसे ही मेहनत से काम करके सोनू चिड़ा बहुत सारे पैसे जमा करता है और अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करा देता है। अरे सुनिए जी, आप जंगल में सभी पक्षियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा सूद का कारोबार है। अगर मैं सब पक्षियों से नरमी से बात करूंगा तो सभी मेरे पैसे लेकर भाग जाएंगे और मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ वापस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये तरीका है आपका जिससे आप लोगों को पैसे उधार देकर उनसे उन पैसों पे ब्याज वसूलते हैं। हाँ, यही तो मेरा कारोबार है। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ और जाओ जाकर खाना बनाओ। तब तक मैं तोते महाराज से मिलकर आता हूँ। उल्लू सेठ बहुत दुष्ट था। वे जंगल के सभी गरीब पक्षियों को पैसे उधार देता था और उन पैसों पे उनसे ब्याज लेता था, जो कि बहुत ज्यादा होता था। कुछ ही समय में उल्लू सेठ तोते महाराज के पास पहुँच जाता है। महाराज, महाराज, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे, तभी मैं यहाँ चला आया। हाँ उल्लू सेठ, कहो क्या बात है? महाराज, मैंने आपको कहने पर उस सोनू चिड़े को पैसे उधार दिए थे, परंतु अभी तक उसने अपने पैसे मुझे वापस नहीं किए हैं और ना तो उन पैसों में जो ब्याज बनता है वो मुझे दिया है। अगर कुछ समय तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसका जो खेत है वो अपने कब्जे में ले लूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ ही समय तो हुआ है उनको तुमसे पैसे लिए हुए। उनको थोड़ा समय दो, वो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। नहीं महाराज, अब बस बहुत हो गया। अब आप बीच में से हट जाइए। मैं अपने पैसे खुद वसूल करना जानता हूँ। ऐसा कहकर उल्लू सेठ वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। कालू कौवे, मैं तोते महाराज को चेतावनी देकर आ गया हूँ कि अब वो बीच में ना आए। मैं अपने पैसे सोनू चिड़े से खुद ही वसूल कर लूंगा और अगर उसने मुझे पैसे देने से मना किया तो उसका जो खेत पड़ा हुआ है उस पर मैं कब्जा कर लूंगा। अरे उल्लू सेठ, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार पक्षी समझता था, परंतु तुम तो एक नंबर के बेवकूफ पक्षी निकले। अरे ऐसी क्या बेवकूफी की बात की है मैंने जो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो?
अरे तुम्हें बेवकूफ नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि सोनू चिड़ा अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने वाला नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम उसके उस बंजर खेत को कब्जा करो। हाँ तो उस खेत में क्या बुराई है? जब उसकी जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं, उस खेत पर कब्जा करने से कुछ भी नहीं होगा। उससे अच्छा आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ। देखो अभी कुछ ही समय में जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है। गर्मी से परेशान होकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर में एयर कूलर लगवाएंगे। इस जंगल के आधे से ज्यादा पक्षियों पर तुम्हारे पैसे उधार हैं। अब तुम उनके खेतों पर कब्जा नहीं करो, बल्कि उनके घर में जो एयर कूलर हैं, उनको उठाकर अपने पास ले आओ। फिर देखना जंगल के पक्षी कैसे परेशान होते हैं और तुम्हारे पैसे और ब्याज लेकर कैसे तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी इस तेज बुद्धि का तो जवाब नहीं। क्या आइडिया दिया है तुमने, मजा आ गया। अब मैं यही करूँगा। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी मैं सभी पक्षियों के एयर कूलर अपने घर में उठा कर ले आऊंगा। फिर सभी पक्षी परेशान होकर मेरे पैसे और ब्याज मुझे खुद ला कर देंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। पूरे जंगल का मौसम एकदम से बदल जाता है। सोनू चिड़ा अपने परिवार के लिए रूम कूलर लेकर आता है, जिससे वो इस गर्मी से बच सके और ठंडी हवा खा सके। अरे सोनू चिड़े, ये तुमने क्या किया? तुम रूम कूलर लेकर आ गए। पहले हमें उस उल्लू सेठ के पैसे वापस करने थे। तुम जानते हो ना, वह तोते महाराज को धमकी देकर गया है कि हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, परंतु देखो गर्मी कितनी ज्यादा है। मेरी बच्ची इस रूम कूलर के बिना इस गर्मी में कैसे रह सकती है। बस इसीलिए मैं ये रूम कूलर उठा कर ले आया हूँ। उस उल्लू सेठ के पैसे तो मैं कैसे न कैसे उसे लौटा ही दूंगा। हाँ सोनू चिड़े, हमारे पास बस वो खेती है जिससे हमारा घर चलता है। अगर उल्लू सेठ ने हमारे खेत पर भी कब्जा कर लिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं बस एक बार इस उल्लू सेठ के पैसे लौटा दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना, मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना। अभी सोनू चिड़ा रूम कूलर चलाने ही वाला था कि तभी उल्लू सेठ कालू कौवे को लेकर उनके घर पर आ जाता है। नया रूम कूलर, इसका मतलब घर में अय्याशी हो रही है और मेरे पैसे मुझे लौटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे उल्लू सेठ, ये रूम कूलर लाना मेरी मजबूरी थी। जैसे तैसे पैसे जोड़कर मैं ये रूम कूलर लाया हूँ ताकि हम सब सुकून से हवा में रह सकें। और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। अरे चिंता की जरूरत अब हमें नहीं है, चिंता की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि हम तुम्हारे इस रूम कूलर पर कब्जा करने आए हैं। अब जब तुम हमारे पैसे लौटाओगे तभी ये रूम कूलर तुम्हें वापस मिलेगा। अरे ये तो बहुत गलत है। सोनू चिड़े कह तो रहे हैं कि वो आपके पैसे वापस कर देंगे, तो फिर ये रूम कूलर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब जब तक तुम सब मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तुम्हारा ये रूम कूलर मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। इसे लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर उल्लू सेठ और कालू कौवा सोनू चिड़े के घर से वे रूम कूलर ले जाते हैं और अपने घर में रख देते हैं। ऐसे ही शाम तक उल्लू सेठ जंगल के सभी पक्षियों के रूम कूलर अपने घर में जमा कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उस जंगल में बहुत जोरों की गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। सोनू चिड़े का परिवार गर्मी से घर में बहुत ज्यादा परेशान था और वहीं वे सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि उसके खेत की जमीन गर्मी की वजह से बंजर हो गई थी। वहाँ की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अरे इतना बुरा तो पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इस बार इस उल्लू सेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्या करूं क्या करूं? अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? यहाँ पर तो घर पे ले जाने के लिए भी भोजन नहीं बचा है। सोनू चिड़ा परेशान था, परंतु उसी समय वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आती है। अरे क्या हुआ सोनू बेटा, काफी परेशान लग रहे हो? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या बताऊं माँ जी आपको, वे उल्लू सेठ है ना, वे दुष्ट उल्लू सेठ जो सभी पक्षियों को उधार के पैसे देके उनसे इतना ब्याज लेता है कि वे कभी उसका उधार चुका ही नहीं पाते। वो मेरे घर का रूम कूलर उठा कर ले गया और यहाँ ये मेरा पूरा खेत पूरी तरह से सूख चुका है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर पर कुछ भोजन ले जा सकूं।
अरे परेशान क्यों होते हो बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जंगल में तुम थोड़ा अंदर को जाओगे तो तुम्हें एक दुकान नजर आएगी, वहाँ जाकर तुम तरबूज के बीज मांग लेना। अरे माँ जी, परंतु मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बेटा, वे दुकानदार तुमसे पैसे नहीं मांगेगा और तुम्हें तरबूज के बीज दे देगा। फिर वो तरबूज के बीज लाके तुम अपने खेत में बो देना, फिर देखना क्या कमाल होता है। सोनू चिड़ा काफी चिंतित था, परंतु वह उस बूढ़ी कौवी की बात मान लेता है और फिर जंगल में जाकर वे वो दुकान ढूंढने लगता है। कुछ ही समय में सोनू चिड़े को तरबूज के बीजों की दुकान मिल जाती है। मुझे बूढ़ी कौवी ने इस दुकान का बताया था, मुझे तरबूज के बीज चाहिए, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। वे पक्षी सोनू चिड़े को तरबूज के बीज ऐसे ही दे देता है और सोनू चिड़ा वे बीज लाके अपने पूरे खेत में बो देता है। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर खेत में पहुंचता है। तब वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में उस पूरे खेत में बड़े बड़े तरबूज उगाए थे। अरे लगता है जरूर उस बीज के अंदर कुछ न कुछ जादू ही था, तभी तो एक रात के अंदर अंदर ये पूरा खेत इतने बड़े बड़े तरबूजों से भर गया। सोनू चिड़े, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तरबूज कभी भी नहीं देखे हैं। अब तो इन तरबूजों को बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं और उस उल्लू सेठ का उधार भी उससे वापस कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मीनू चिड़िया। परंतु उसी समय सोनू चिड़े की बेटी गर्मी से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। सोनू चिड़ा जल्दी से उस तरबूज को काटकर उससे एक बढ़िया सा छाता बना लेता है। उस तरबूज के छाते के नीचे खड़े होने के बाद सोनू चिड़े की बेटी को होश आ जाता है। पापा पापा, ये छाता तो बहुत ज्यादा ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ के नीचे खड़ी हुई हूँ, या तो फिर ये कोई रूम कूलर है। तब सोनू चिड़ा उस छाते को अपने ऊपर करके देखता है तो सोनू चिड़े को भी गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। अरे हाँ, वाकई ये छाता तो गर्मी में रूम कूलर का काम कर रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कर दिया इसने मुझे। सोनू चिड़े, ये जरूर उन जादुई बीजों का कमाल है, उनकी वजह से ही ये तरबूज इतने ज्यादा ठंडे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब तुम देखना, इन ठंडे छातों को बेच बेच कर मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा और मेरा परिवार भी अब से हमेशा खुश रहेगा। अब से सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर उन ठंडे छातों को बेचने लगा और सभी पक्षी रूम कूलर की जगह अब सोनू चिड़े के तरबूज के छाते लेने लगे। सोनू चिड़ा तरबूज के छाते बेचकर अब अच्छी कमाई करने लगा था। अब सोनू चिड़े का परिवार बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ ने अपने घर में पूरे जंगल के रूम कूलर जमा किए हुए थे, जिनमें से एक रूम कूलर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे घर में आग लग जाती है। उल्लू सेठ के पूरे घर में आग लग जाती है, जिसके कारण उल्लू सेठ बर्बाद हो जाता है और वे जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है। ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया और उसका चचेला भाई कालू कौवा रहा करता था। मीनू चिड़िया और कालू कौवे के अपने अपने खेत थे, जिसकी फसल बेचकर वे दोनों अपने अपने घर चलाया करते थे। परंतु मीनू चिड़िया अपने खेत में काफी मेहनत करती थी, जिसके कारण उसे काफी मुनाफा होता था। बस यही सब कुछ देखकर उसका चचेला भाई कालू कौवा उससे जलने लगा। अरे ये क्या बात हुई, मेरे खेत में तो मुझे कोई मुनाफा ही नहीं होता और वहाँ मीनू चिड़िया भर भर के पैसे अपने पास लेकर जा रही है। आखिर इसके खेत में ऐसा क्या है जो इससे इतना मुनाफा होता है। कालू कौवा थोड़ा आलसी था। वे अपने खेत में आता तो जरूर था, परंतु आते ही सो जाता था और कोई भी काम नहीं करता था। मुझे अब मीनू चिड़िया पे नजर रखनी होगी कि आखिर ये अपने खेतों में ऐसा क्या करती है जो इसकी इतनी कमाई होती है और मेरी बिल्कुल कमाई नहीं होती। अभी मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और आज से ही उस पर नजर रखना शुरू कर देता हूँ।
कालू कौवा ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अरे कालू भैया, आइए आइए, कैसे हैं आप? ये बताइए कि इस बार आपके खेत की फसल कैसी हुई? अगर उससे बताऊंगा कि मेरे खेत की फसल बहुत कम हुई है तो ये तो बहुत खुश हो जाएगी और मुझ पर अंदर ही अंदर हंसेगी। झूठ मूठ बोल देता हूँ कि मेरे खेत की फसल बहुत ज्यादा हुई है। अरे कालू भैया, किस सोच में पड़ गए आप? बताइए ना, आपके खेत की फसल कैसी हुई इस बार? अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, तुम्हारी जो ये फसल कटी पड़ी है ना, इससे भी 10 गुना ज्यादा इस बार मेरे खेत की फसल हुई है। अरे भाई, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि इतनी सारी फसल को कैसे संभालूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आपके खेत में अच्छी फसल हो रही है। अब देखिए ना, मेरी इतनी सारी फसल हुई है और ये सब फसल मुझे दूसरे जंगल पहुंचानी है। अब मैं तिनका तिनका फसल लेकर जाऊंगी तो मुझे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फसल पहुंचाने के लिए एक गधे की जरूरत है। अरे क्या मीनू चिड़िया, तुम गधा लोगी और आज से तुम गधे पर अपनी फसल लेकर जाओगी? हाँ कालू भैया, मेरी फसल बहुत ज्यादा होती है और इतना समय नहीं होता मेरे पास कि खुद से मैं ये फसल लेकर जाऊं। इसीलिए आज से मैं एक गधा खरीदूंगी और उस पर ही रखकर ये सारी फसल दूसरे जंगल लेकर जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसे तो इस मीनू चिड़िया की कमाई और ज्यादा होगी। अगर ये गधा खरीदेगी तो मैं भी खरीदूंगा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, गधे की जरूरत तो मुझे भी है। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही चलते हैं और अपना अपना गधा लेकर आते हैं। अरे वाह कालू भैया, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, आज शाम को हम दोनों साथ चलेंगे और अपना अपना गधा लेकर आएंगे। एक बार मेरा गधा आ जाए, उसके बाद देखना मेरे खेत की कमाई कैसे डबल होती है और फिर मीनू चिड़िया रोती रहेगी मुझे देख देख कर। ऐसा सोचता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय में शाम हो जाती है और दोनों पक्षी अपना अपना गधा लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वे दोनों एक पक्षी के पास पहुँचते हैं जो गधा बेच रहा था। वहाँ पर 2 गधे थे, उनमें से एक गधा काफी मोटा ताजा और सेहतमंद था और वही दूसरा गधा काफी सूखा सा लग रहा था। अरे पक्षी, हम ये गधा लेने आए हैं, तुम बताओ कि ये गधा तुम कितने पैसों में दोगी? अच्छा, ये मोटा वाला गधा 200 रुपए का है और ये सूखा वाला पूरे 300 रुपए में दूंगा मैं। अरे वाह, ये मोटा सेहतमंद गधा सस्ता और वही सूखा गधा इतना महंगा। ये तो बहुत सेहतमंद गधा लग रहा है, इसका मतलब ये काम भी बहुत अच्छा करेगा। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से पहले ये गधा मैं खरीद लेता हूँ। हाँ हाँ पक्षी, मुझे ये मोटा वाला गधा चाहिए। ये 200 रुपए का है ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अरे कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ये मोटा वाला गधा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप ये गधा नहीं लो। अरे बस करो मीनू चिड़िया, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं अच्छा वाला गधा लूं, इसलिए तुम मुझे ये सब कह रही हो। हाँ हाँ ठीक है, ये मोटा वाला गधा सबसे अच्छा है, एकदम फुर्तीली से काम करता है और बिल्कुल परेशान नहीं करता। कालू कौवे, तुम ये गधा ले जाओ। फिर क्या था, कालू कौवा उस पक्षी को पैसे देता है और वो मोटा ताजा गधा लेकर वहाँ से चला जाता है। हाँ चिड़िया, अब बोलो, तुम्हें सूखा वाला गधा चाहिए या फिर नहीं? हाँ, ये गधा तो मुझे ठीक लग रहा है। एक काम करो, आप मुझे यही गधा दे दो। फिर मीनू चिड़िया भी उस पक्षी को पैसे देकर वे गधा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती है। सुबह ही सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती है और अपने गधे के लिए एक मजबूत गधा गाड़ी बना लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इस गधा गाड़ी पर अपनी सारी फसल लेकर जा सकती हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर ऐसे मीनू चिड़िया उस गधा गाड़ी पर अपनी सारी फसल रखकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने मोटे तगड़े गधे के पास आता है। हुर हुर, चल चल गधे, उठ जा, आज हमें बहुत काम करना है और मीनू चिड़िया से ज्यादा कमाई करनी है। चल जल्दी से खड़ा हो और चल मेरे साथ।
परंतु जो गधा कालू कौवा लेकर आया था वो गधा बहुत आलसी था और उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, इसीलिए वो खड़े खड़े मोटा हो गया था। हुर हुर, अरे कैसा गधा है तू, एक बार बोलने से तो सुन ही नहीं रहा। लगता है ये गधा लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। फिर कालू कौवा एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस गधे पर बरस पड़ता है। कालू कौवा उस गधे को मारने लगता है, परंतु तभी उस मोटे गधे को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर की लात कालू कौवे को मारता है। कालू कौवा उड़ता हुआ एक पेड़ से जाकर टकराता है और पेड़ से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये मैं कैसा गधा ले आया। इससे तो अच्छा होता कि मैं वो सूखा गधा ले आता, कम से कम मेरा काम तो करता। ये गधा तो उल्टा मुझे ही मार रहा है। कालू कौवे का गधा एक नंबर का आलसी था, वे पूरा दिन कुछ भी काम नहीं करता। कालू कौवा दिन भर उससे काम करवाने की कोशिश करता रहता है, परंतु वे कालू कौवे को मारता है और बिल्कुल भी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का गधा बहुत ज्यादा अच्छा था। मीनू चिड़िया उस गधे का बहुत ख्याल रख रही थी, इसीलिए वे भी उसका काम जल्दी जल्दी करता था। ऐसे मीनू चिड़िया अपने खेत से और ज्यादा कमाई करने लग गई थी। मीनू चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मोटा तगड़ा गधा देखकर मैंने उसे खरीद लिया, परंतु अब वो मुझे बहुत मारता है और मेरा जरा भी काम नहीं करता। कालू भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मोटा तगड़ा गधा मत लो। मुझे वो गधा देखने में ही आलसी लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब वो गधा आपके किसी काम का नहीं है, उस गधे को आप आजाद कर दो। मीनू चिड़िया, अगर मैंने उस गधे को आजाद कर दिया तो ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। कालू भैया, आपका थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, परंतु उस गधे के जाने के बाद जब आप अपने खेत में खुद मेहनत करके काम करोगे तो उसकी कमाई से आपको बहुत खुशी होगी। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बहुत आलस किया है, अपने खेत में कभी ठीक से काम ही नहीं किया। अब से मैं उस गधे को आजाद कर दूंगा और खुद से ही मेहनत करके अपने खेत में बहुत काम करूंगा। कालू कौवे को उस दिन के बाद से अकल आ जाती है। वे अपने उस गधे को आजाद कर देता है और अपने खेत में खुद ही काम करने लगता है। कुछ ही दिन में कालू कौवे के खेत की फसल भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अब दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।